सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक शॉर्ट्स एंड व्लॉग। मैं आज तो जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं और वो हमारे लिए कैसे फ्रेंडली होते हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्मफुल होते हैं और जो हम अपना फूड है वो कैसे प्रिजर्व करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है 2.4 हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ इससे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। अब यहाँ पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे नुकसानदायक कैसे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। अब मैं बता था कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए हार्मफुल कई कई प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक है। अब यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हम में प्लांट्स में और एनिमल में डिजीज़ कोज करते हैं। अब आगे दे रखा है कि सम डिजीज़ कोजिंग, एक मिनट, सम डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। अब यहाँ दे रखा है कि सच डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एक मिनट प्लीज़। हाँ, कि some disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. ये ऐसे organisms जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ऑर्गेनिजम्स में बीमारी फैलाते हैं। यहाँ पे अब ऑर्गेनिज्म में किसकी बात हो रही है? यहाँ ऑर्गेनिजम्स में हो रही है हमारी, एनिमल्स की और प्लांट्स की, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। हमारे साथ बहुत सारे कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ को और लेदर को। तो कई प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब इसके बारे में पहली जो टॉपिक है वो दे रखा है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो ह्यूमन में डिजीज़ कोज करते हैं, मतलब ह्यूमन में बीमारी फैलाते हैं। तो यहाँ दे रखा है पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब यहाँ बता रखा है कि जो पैथोजेंस है, हमने अभी रिसेंट में पैथोजेंस के बारे में पढ़ा कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस वो होते हैं जो माइक्रोब्स हमें डिजीज़ कोज करते हैं ऑर्गेनिज्म में। कौन से ऑर्गेनिज्म? जैसे हम, प्लांट और एनिमल, उनमें जो डिजीज़ कोर्स करते हैं वो हमारी बॉडी में घुसते हैं। जब हम सांस लेते हैं उससे घुसते हैं हमारी बॉडी में, जो हम पानी पीते हैं उनसे हमारी बॉडी में घुसते हैं, और जो हम खाना खाते हैं उनसे भी हमारी वो बॉडी में घुसते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे अंदर लगाए भी जाते हैं कई बार। आपने देखा होगा जो पर्सन इन्फेक्टेड रहता है, जिसके कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो वो दूसरे को भी हो जाता है। तो वो कैसे होता है? जो इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हार्मफुल, अगर हम उनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी आ जाएंगे, तो उससे हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ये आप किसी एनिमल के कांटेक्ट में जाते हैं ऐसे, तो आप उससे भी ये बीमारी आ सकती है। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases। जो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये ऐसी डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। अब कैसे फैलती है? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, और जो भी हम फिर आपके जो आसपास जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे। तो यहाँ पे इनके जो एग्जांपल दे रखे कि जैसे आपको कोल्ड हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरिया हो जाता है, ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती है। अगर हम एग्जांपल में हम लेते हैं कैंसर। जो कैंसर है वो एक ही ह्यूमन के अंदर रहेगा, वो दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं हो सकता है। अगर हम इसका कम्युनिकेबल डिजीज़ का लें कि जैसे आपको सर्दी है और आपके पास आपका कोई फ्रेंड है या आपके पेरेंट्स हैं
अगर आप छींक दें तो जो आपके अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो आप डिजीज़ थी, वो अगले को भी हो जाएगी। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है। अगर जिसको अगर वो आपको है तो वो आपको ही रहेगा, आपके आगे आपके सामने वाला कोई भी हो, आपके साथ में हो, उससे नहीं फैल सकता है। यहाँ पे अगर आप इस वाले टेबल में भी देख सकते हैं कि ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और कम्युनिकेबल में क्या है, द डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और वही हम इधर की तरफ नॉन कम्युनिकेबल में देखें तो द डिजीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना होती हो। और भी अब हम कम्युनिकेबल में देखें तो दीज आर कोज बाय पैथोजेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि पैथोजेंस जो होते हैं वो इनके द्वारा कोज करे जाते हैं, इनके द्वारा होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। और यहाँ इसमें देखें तो दे आर कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू एलर्जी और एबनॉर्मल प्रोफिलरेशन ऑफ सेल। और ये होती है अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, एलर्जी के उससे होती है ये सारी। अगर आपको हम कम्युनिकेबल का डिजीज़ का एग्जांपल दे तो जैसे आपको मलेरिया हो गया, आपका एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफाइड हो गया, क्लोरिया हो गया और भी कई सारे। और अगर हम आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में एग्जांपल का बात करें तो क्वाशियोर हो गया, कैंसर, रिकेट्स और एलर्जी, ये आपकी हैं नॉन कम्युनिकेबल के एग्जांपल और ये आपके कम्युनिकेबल के। समझ पा रहे होंगे कि यह कम्युनिकेबल डिजीज़ होती कैसे है। तो यहाँ पे जैसे आपने कुछ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपने अपना फूड शेयर किया या क्लॉथ शेयर करें, उससे हो सकती है। आप जो सांस ले रहे हैं उसमें जो एयर में जो आपके आपकी जो डिजीज़ है वो हेल्दी पर्सन को पहुँच सकती है। या जब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे या कुछ होगा तो तब उसको हो सकता है। जब आप अपना खाना शेयर करेंगे तब हो सकता है। अब यहाँ पे इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में आता है आपका मॉस्किटो। जो मॉस्किटो है वो आपके उसमें से आपकी डिजीज़ लेके दूसरे को तक पहुँचा सकता है। ये आते हैं पैथोजेंस, या उसको ले जाकर किसी आदमी तक पहुँचा देगा वो। और अगर एग्जांपल जो आपके डॉग्स वॉग्स होते हैं जिन्हें रेबीज़ हो रखा है, अगर वो आपको काट ले तो आपको रेबीज़ का वायरस हो जाएगा। अब यह नीचे दे रखा है, when a person suffering from common cold sneeze find droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है कि यहाँ आपके अगर किसी को एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि किसी को जुकाम हो रखा है और अगर वो जब छींकता है तब जो उसके जो नाक से जो लिक्विड निकलता है, जो पानी निकलता है, उसमें हजारों में वायरसेस होते हैं जो आपके एयर में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। जब थाउजेंड्स ऑफ वायरस एयर में फैल जाता है तो वो अगर उसके पास कोई होगा तो उसे हो जाते हैं। और ये है कि जो वायरस है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है। जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है जब आप सांस लेते हैं। आप मान लो किसी ने आपके सामने स्नीज कर रहा, उसके जो वायरस थे वो एयर में आ गए। उसके बाद अगर आपने उस ब्रीथ करा, वहाँ पे आपने सांस ली, तो जो वायरस है वो आपके अंदर आ जाएंगे और आपको डिजीज़ हो जाएगी, खांसी जुकाम हो जाएगा आपको भी। अब यहाँ भूजो है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन हाउ डू यू प्रिवेंट दी स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम उससे कैसे बचे, कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से कैसे रोकें। अब यहाँ नीचे पहली बताती है कि वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कैसे बचाएंगे, जैसे अगर आपको कोई खांसी जुकाम हो रखा है, आपको छींक आती है, तो अपने जो मुंह पे आप हैंकी रख लीजिए, हैंडकरचीफ रख लीजिए। क्योंकि जो आपके अंदर जो वायरस है वो दूसरे आपके साइड में जो है उनके पास ना फैलने पाए और किसी और को इन्फेक्ट ना करे। ठीक है, अब यहाँ आगे दे रखा है, कि देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। Housefly is such one carrier. The fly sit on the garbage and animal excreta.
Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. However, if the contaminated food is likely to get you sick, so it is advisable to always keep food covered. कैरियर का मतलब क्या है कि जो इंसेक्ट और एनिमल है, जो डिजीज़, जो माइक्रो डिजीज़ कोस करते हैं, उन्हें आप तक लाने का जो काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैरियर्स. अब हाउस फ्लाई, जो आपने यहाँ अपने आसपास कभी ना कभी मक्खी तो देखी होगी, वो एक कैरियर का सबसे अच्छा एग्जांपल है. क्यों है भाई? चलो देखते हैं. क्योंकि जो आपकी मक्खी है वो कूड़े पे बैठती है, और जो एनिमल्स की पूप, और एनिमल का जैसे काउ डंक हो गया, और कुछ एक्सक्रीट है जो हमारा ये एनिमल्स का, उस पे बैठती है. तो फिर क्या होता है, ये जो पैथोजेंस हैं ये उसके पैर पे चिपक जाते हैं, तो फिर मक्खी ट्रैवल करती है. और अगर वो आपके खाने पे, अगर वो आपने अपना खाना ढकना रखा हो और वो उस पर बैठ जाए, वो जो सारे पैथोजेंस हैं वो आपके खाने में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. अब ट्रांसफ़र हो गए तो अगर आप उस वाले खाने को खाएंगे तो आप, ये तो पक्का है कि आपको बुखार हो सकता है. तो इसलिए एडवाइस दी गई है कि आप कभी भी अपने खाने को हमेशा, जो आप अगर खाना रखें तो कवर्ड रखें, कभी भी अनकवर्ड ना रखें. ठीक है. और यहाँ आगे दे रखा है कि अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. अब यहाँ पे बता रखा है कि आपने जो खाना अनकवर्ड रखा था, मतलब खुला हुआ रखा था, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए. अब यहाँ आगे दे रखा है अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. अब यहाँ पे एक मॉस्किटो का नाम है जो कैरियर का एक और आपका एग्जाम्पल है. अब ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, इसकी यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ये रही इसकी पिक्चर. अब यहाँ आगे क्या कहता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम. आपने कई बार मलेरिया का नाम तो सुना ही होगा कि इसे मलेरिया हो गया है. ये मलेरिया होता कैसे है? ये जो मलेरिया है ये होता है एक मच्छर के उससे, आपको इस हिंदी में इसे मच्छर कहते हैं, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है. अब फीमेल लेडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. या आपने ये भी सुना होगा कि उसे डेंगू हो गया है. और डेंगू कौन कैरी करता है? डेंगू कैरी करता है फीमेल एडीज मॉस्किटो. यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हु कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया और डेंगू वायरस. तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया एंड फीमेल एडीज मॉस्किटो आर कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. ठीक है. अब यहाँ आगे दे रखा है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. जो ये मलेरिया और डेंगू जो फैल रहा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं. अब आगे क्या दे रखा है, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर. कि जो मॉस्किटो है वो स्टिल वाटर में ब्रीड करते हैं. स्टिल वाटर क्या होता है कि जैसे आपके घर के बाहर कोई एक फॉर एग्जांपल एक बर्तन रखा है, उसमें बहुत दिनों से पानी जमा हुआ रखा है, तो उसमें मच्छर ब्रीड करते हैं. Hence, one should not let water collect anywhere in cooler, dryer, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. अब यहाँ क्या क्या रखा है कि आपको कभी भी वाटर को जमा करके नहीं रखना चाहिए, कहीं भी हो, चाहे वो कूलर में हो, टायर में हो, या कहीं भी फ्लावर पॉट में हो, कहीं भी हो. इससे आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे और सूखा रखने से हम मॉस्किटो को ब्रीड करने से रोक सकते हैं. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ, ये आपको करना है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. आप क्या है, सिंपली मैं बता देता हूँ कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये जानना है कि आप मलेरिया को फैलने से कैसे रोक सकते हैं. तो अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ये टेबल पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन उठते हैं. कि यहाँ पे बता रखा है कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से. एयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है. मीसल्स वायरस एयर, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, क्लोरिया बैक्टीरिया, ऐसे ये सारे यहाँ पे आपको दे रखे, तो इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं.
अब यहाँ बता रखा है कि सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1, जो कि टेबल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ अगर आगे चलें तो यहाँ है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अभी तक जो हमने पढ़ा ये जो यहाँ पे था डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, जो हमारे अंदर जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो था अभी तो। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि several microorganisms not only cause disease in humans and plant but also in other animal. For example, anthrax is a danger human and cattle disease which caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. अब यहाँ पे बता रखा है कि जो एंथ्रैक्स है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ होती है, जो किससे कॉज होती है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के बैक्टीरियम से कॉज होती है। और ये आपको कैटल्स में मतलब एनिमल्स में भी देखने को मिलती है और ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है। हम यहाँ पे बता रखे हैं कि ये जो फुट और जो माउथ डिजीज़ है वो कैटल में जो होती है वो वायरस के द्वारा करा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे आगे पढ़े तो यहाँ है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, जो कि प्लांट में जो डिजीज़ कॉज करे जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple, and others. The disease reduce the yield of crops. See table 2.2 for some such plant disease. यहाँ पे बता रखा है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स में भी डिजीज कोज करते हैं। यहाँ पे उदाहरण दे रखे जैसे वीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन, एप्पल और बहुत सारे। ये जो डिजीज़ है जो प्लांट में होती है ये उनकी यील्ड को कम कर देती है। ये उन्हें कंट्रोल करने के आपको अगले पेज पे उनके एग्जांपल भी दे रखे हैं, तो चले देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि प्लांट डिजीज़ क्या है, सिट्रस है, कैंकर है, और ये किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई वेयर सीड, येलो वेन मोसाई भिंडी ओकरा ये वायरस होती है और ये इंसेक्ट के द्वारा करी जाती है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। अब चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि यह क्या होता है। Buja was invited by his friend to a party. He ate variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to the hospital. अब यहाँ क्या बताता है कि जो भूजा है उसके फ्रेंड के द्वारा उसे पार्टी में बुलाया गया था। उसने वहाँ पे कई सारे डिशेस खा ली। जब वो घर पहुँचा तो वो वोमिटिंग करने लगे, मतलब उसे बार बार वोमिट आने लगी, उल्टी करने लग गया वो, और उसे फिर हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब ये जो कंडीशन, जो भूजो की जो कंडीशन हुई है वो किसके वजह से हुई है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होती कैसे है, तो चलो पढ़ते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो होती है, अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस फूड को स्पॉइल्ड कर देते हैं या उस स्पॉइल्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, उनके ऊपर बैठ जाते हैं, वो फिर एक टॉक्सिक, मतलब एक टाइप से आप एक टॉक्सिक ही मान लो, टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं। जब वो टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है कि और जो टॉक्सिक है वो हमारे जो फूड है उसे पॉइजनस बना देता है, इसलिए भूजों को फूड पॉइजनिंग हुई थी। आगे क्या कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फूड पे एक टाइप से अगर हमारे फूड पे जो ग्रो हो जाता है, मतलब उग जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो उनके साथ जो टॉक्सिक होता है, जो जहरीला जो सब्सटेंस होता है वो हमारे फूड में आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप हमेशा अपने फूड को कवर करके रखिएगा। These make this food poisonous, causing serious illness, even death. ये जो फूड पॉइजनस है ये आपको बहुत सीरियस, मतलब बहुत सीरियस बुखार पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्मॉल्ड। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम खाना है, हमारा जो फूड है उसे हम प्रोटेक्ट करें
ताकि वो स्पॉइल्ड ना होने पाए। टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि जो फूड है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमला हो सकता है। अगर हमला होगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, हमारी जान भी जा सकती है और बहुत तरह के हमारे हमारे को बहुत तरह का नुकसान भी हो सकता है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि अगर ऐसी समस्या आ गई तो हमें इन्हें रोकने के लिए क्या करना है। इन चैप्टर वन in chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. जैसे कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो ग्रेन है उसे हम कैसे कैसे हम उसे प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो कुक्ड फूड होता है, जो तैयार खाना होता है, उसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं घर में। बता रखा है कि अगर आप अपने घर में एक ब्रेड को आप ऐसे ही खुला छोड़ दें मॉइस्ट कंडीशन में तो उस पर फंगस आ जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड emits bad smell and has bad taste and change color. Spoiling of food is a chemical reaction. आपका जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसमें से आपको बैड स्मेल आती होगी, बैड टेस्ट होता है उसमें और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या फूड का स्पॉइलिंग केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है? इसका आंसर जानते हैं। कहता है कि पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डे। जो पहेली है वो कुछ आम लाई, लेकिन वो आम लाई लेकिन वो उसे कुछ दिनों तक खा नहीं पाई। बाद में पहेली को पता चलता है कि जो उसके आम हैं वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं और सड़ चुके हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि जो उसकी दादी माँ ने जो उसे आम का अचार दिया था वो बहुत टाइम तक स्पॉइल नहीं। कहती है कि शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो कंफ्यूज होगी कि जो वो उसके द्वारा जो आम लाए गए थे वो तो सड़ गए, लेकिन जो उसकी दादी ने जो उसे अचार बना के दिया था वो नहीं सड़ा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Let us study in the common method of preserving food in our homes. We have to save it for the attack of microorganisms. तो जब उसकी दादी जो आम का अचार बनाती हैं या अचार तैयार करती है तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अचार पे एक टाइप से अटैक ना हो। अब हम जो है अलग अलग प्रकार के मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो यूज़ होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। पहला जो है वो है केमिकल मेथड। जो पहला है वो है केमिकल मेथड। Salt and olive oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. यहाँ पे हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं कि केमिकल की मदद से हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोकते हैं। अब यहाँ पे जो सोल्ट है वो क्या होता है? वो होता है NaCl। सोल्ट को हम कहते हैं NaCl। और एडिबल ऑयल है, ये जनरली जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो केमिकल मेथड में यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोकने के लिए, और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सोल्ट और एसिडिक प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम जो आप खाना है उसमें हम या तो नमक डालते हैं या जो एसिडिक प्रिजर्वेटिव है जो भी वो हम डालते हैं अचार में ताकि हम उस माइक्रोब्स के हमले से उसे बचा सकें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। अब यहाँ पे आपको ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबिसल्फाइड, एक मिनट आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड ये कॉमन एग्जाम्पल हैं प्रिजर्वेटिव्स के। These are also used in jams and squash to check their spoilage. ये जो है ये जैम में और स्क्वैश में यूज़ होते हैं उनकी भी स्पॉइलेज चेक करने के लिए। अब अगला है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाया जाता है उसे।
तो चलिए पढ़ते हैं। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is uh, salting is salting is also used to preserve amla, raw mango and tamarind. अब यहाँ पे बता रखा है कि जो कॉमन सोल्ट है उसे हम यूज़ करते हैं मीट को और फिश को जो है वो बहुत समय तक प्रिजर्व करने के लिए। जो मीट है और जो फिश है उसे हम ड्राई सोल्ट से ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उस पर हमला ना कर पाए, उस पर ग्रो ना कर पाए। जो सोल्ट है वो आंवला में भी यूज़ होता है, कच्चे आम है जो आपके वो उनमें भी यूज़ होता है, और टेमराइंड है जो कि आपकी होती है इमली। अब इसके नीचे प्रिजर्वेशन बाय शुगर की शुगर से जो हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। जैम, जेलीज एंड स्क्वैश आर प्रिजर्व बाय शुगर। जो जैम है, जेली है, स्क्वैश है वो शुगर से ही प्रिजर्व होती है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जो शुगर है वो जो भी आपका सामान है उसमें थोड़ा मॉइस्चर थोड़ा कम कर देती है, जिससे कि क्या होता है, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब यहाँ पे बताया है कि ऑयल और विनेगर इन दोनों का इस्तेमाल करके कैसे जो फूड है उसे प्रिजर्व करा जाता है। यूज ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो ऑयल है और विनेगर है उसका जो यूज़ है वो पिकल को बनाने के लिए, उसके स्पॉइलेज को बचाने के लिए यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर रह नहीं सकता। वो अगर हम आपको उसमें ऑयल या विनेगर मिला देंगे, ऑयल विनेगर होता है आपका सिरका, वो मिला देंगे तो जो बैक्टीरिया है वो उसमें रह ही नहीं पाएगा उस एनवायरनमेंट में। जैसे कि वेजिटेबल है आपकी, फ्रूट्स, फिश, मीट, ये सारे इसी मेथड से बचाए जाते हैं। अब यह बता रखा है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जो हीट है और जो कोल्ड है उससे हम अपने इन्हें कैसे बचा सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो मम्मी है, आपने उन्हें देखा होगा दूध को उबालने के बाद उन्हें हम स्टोर कर देते हैं अपने फ्रिज में। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर और यूज। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Similarly, we keep our food in refrigerator. Low temperature inhibit the growth of microbes. आपने देखा होगा अपने घर में कि जब आपके घर में दूध आता है तो दूध को यूज़ करने से पहले उसे बॉईल करा जाता है, या उसे रखना हो तो रखने से पहले भी उसे बॉईल करा जाता है। तो क्यों करा जाता है? क्योंकि जो बॉइलिंग है वो बहुत सारे हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें मार देती है। और ऐसे ही अगर आपको कुछ सामान, अपना फूड जो रखना है वो आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो लो टेम्परेचर होता है उसमें जो माइक्रोब्स है या बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है। अब यहाँ पे वो जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डज द मिल्क डेट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी डेट मिल्क इज पैस्चराइज। व्हाट इज पैस्चराइजेशन? अब यहाँ वो जो पूछ रहा है कि जो दूध जो पैकेट में आता है, दुकान से जो आता है दूध, वो स्पॉइल क्यों नहीं होता? उसकी मम्मी ने बताया कि जो मिल्क है वो पैस्चराइज होता है। तो वो जो पूछ रहा है कि ये पैस्चराइजेशन क्या होता है, तो चलिए अब पढ़ते हैं नीचे पैस्चराइजेशन क्या होता है। अब नीचे कहता है कि पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. अब यहाँ पे कहता है कि जो पैस्चराइज मिल्क है उसे आप बिना उबाले भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो पैस्चराइज मिल्क होता है ना वो उसमें बिल्कुल भी माइक्रोब्स नहीं होते, वो हार्मफुल जो माइक्रोब्स है उससे फ्री होता है। अब अगर आपको मिल्क, यहाँ पे जो पैस्चराइजेशन में होता है, जो आपको अगर मिल्क आपको 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक उन्हें बॉईल करना होता है और उसे सडनली एकदम अचानक से, जैसे आपने वो गर्म कर लिया 15-30 सेकंड, उसके बाद आपने सीधा उसे एकदम जाके रेफ्रिजरेटर में रख देना है।
By doing so, it prevent the growth of microbes. This process was described by Louis Pasteur. It is called pasteurization. ऐसा करने से जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल, माइक्रोब की जो ग्रोथ होती है हमारे उस पर, वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है ये लुईस पेस्टर के द्वारा डिस्कवर करा गया था। अब जैसे कि आपको पता है कि लुईस पेस्टर हमें अभी पहले भी मिले थे, जिन्होंने क्या डिस्कवर करा था, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उन्होंने जो डिस्कवर करा था वो था फर्मेंटेशन। उन्होंने करा था फर्मेंटेशन, उन्होंने डिस्कवर करा था, और उन्हीं ने ये पेस्चराइजेशन भी डिस्कवर करा है। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है स्टोरेज एंड पैकिंग, जो हम जिस चीज़ को हम स्टोर करते हैं उसे पैक करते हैं। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है दीज डे ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड एंड सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो इस आज के जो समय में वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती है, उन्हें उन्हें जो जब बेचा जाता है उन्हें बिल्कुल एयर से बिल्कुल सील टाइट करा जाता है पैकेट में। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो माइक्रोब्स है उनके हम उन उनमें ना लग पाए, उनसे हम अपनी जो चीज़ें उन्हें बचा सकें। तो भाई इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हार्मफुल होते हैं और जो हम फूड है वो कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो अगली वाली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन हमारी जो भी बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन कैसे फिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम वो वाला टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा, तो हमारे जो चैप्टर है वो डी एंड हो जाएगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, भाई लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। बाय।